हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आर एस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द मार्च ऑफ टैली इन इंडिया। तो आप सोच रहे होंगे कि ये टैली क्या है। ये जो टैली है ये है टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इंग्लिश लिटरेचर है जो कि इंडिया में उसकी जर्नी कैसी रही है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत कैसे हुई, किस स्टेज तक वो पहुंचा है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो इसके हम जो डिटेल में पढ़ेंगे इसको। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे बोलते हैं कि मैम आप MEG 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाइए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं जितने भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक ना बना करके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो वीडियोस हैं उनको जो है अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आपको मतलब आपको ये वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। तो अब हम शुरू करते हैं कि ये जो टैली है ये है क्या, और इसकी जो जर्नी है वो देखेंगे हम। तो हम देखेंगे कि हम कॉलोनियलिज्म की एरा से जो है ग्लोबलाइजेशन की एरा तक कैसे पहुंचे, मतलब आज तक हम लोगों ने जो है कैसे पहुंचे और इंग्लिश लिटरेचर का क्या सफ़र रहा है इंडिया में। और ये भी देखेंगे कि टैली में जो है क्या क्या चेंज हुए हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट बदले हैं और क्या क्या बदलाव आए हैं। हम जो है पूरी की पूरी हिस्ट्री देखेंगे टैली की जो है, ठीक है। तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की फुल हिस्ट्री हम लोग देखने वाले हैं। तो जो टैली है टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, इसको जो है 4 हिस्टोरिकल फेज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके 4 फेजेस है। जो इसका फर्स्ट फेज है वो है कॉलोनियलिज्म। ये जो है 1800 से लेकर के 1900 के बीच में है। तो हम देखते हैं कि इसमें शुरुआत कैसे हुई थी। शुरुआत में जो इंग्लिश स्टडीज़ है, ये जो कॉलोनियलिज्म में हम जो है यहाँ पर ब्रिटेन गवर्नमेंट के गुलाम थे। तो यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हुई थी कि जो अंग्रेज है उनको चीपर क्लर्क मिलेंगे, चीपर वर्कर मिल जाएंगे अपने काम के लिए, तो वो लोग जो है अपना उल्लू सीधा करेंगे। क्योंकि उन लोगों को अगर बाहर से ब्रिटेन से वर्कर मंगवाने होते थे, कोई क्लर्क और कोई किसी और काम के लिए, तो वो जो थे उनको डबल चार्ज करते, उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने सोचा क्यों ना भारतीयों को ही थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ाई जाए और उनको जो है कम पैसों में जो है अपना काम निकाला जाए उन लोगों से, भारतीयों से ही। और इसकी शुरुआत जो है अंग्रेजों ने इस तरह से की थी, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत, और इस तरह से उन्होंने जो है इंग्लिश सिखाना स्टार्ट किया था भारतीयों को। लेकिन आज जो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो इंग्लिश है वो स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाना स्टार्ट कर दी। तो भारत के जो विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे, तब उनके दिमाग में ये बातें डालना स्टार्ट कर दी गई कि जो वेस्टर्न क्लासिक है, मतलब जो वेस्टर्न साहित्य है, उनका साहित्य है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है हमारे अपने साहित्य से, जो कि इंडियन साहित्य है, जो कि इंडियन लिटरेचर है। मतलब उनका साहित्य सुपीरियर है और हमारा जो है, हमारी जो मातृभाषा में लिखा गया है वो इतना कुछ खास नहीं है। जो उनका साहित्य है वो लिबरल है, एनलाइटेंड है और सुपीरियर है। वो उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे साहित्य होते हैं, जैसे एपिक होती है जो हमारे यहाँ पर होती है, महाभारत रामायण, उनके यहाँ पर भी होती है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट वगैरह ऐसी ऐसी बुक्स होती हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारा साहित्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है। तो यहाँ के लोगों ने जो है वो चीज़, उस कॉन्सेप्ट को जो है अपने दिमाग में डाल भी लिया और उनका लिटरेचर जो है बहुत ध्यान से पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया। तो ऐसे जो है इंग्लिश की शुरुआत हुई थी फर्स्ट फेज से। तो अब जो नेक्स्ट फेज है वो है नेशनलिज्म। और ये जो फेज है ये 1900 से लेकर के 1950 के बीच में था ये फेज। ये जो सेकंड फेज है ये वो फेज है जब इंडियंस के मन में जो है राष्ट्रीयता की भावना जागी। इस फेज में क्या हुआ कि जो इंडियन है उनको जो है यूनिवर्सिटी में जो है अच्छी अच्छी पोजीशन पर पहुंचने लगे, क्योंकि वो एजुकेटेड होने लग गए थे, ठीक है। तो बहुत सारे इंडियन जो है उनका जो है इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश पढ़ करके जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी, स्कूल थी, वहाँ पर प्रोफेसर और टीचर बन गए और वहाँ पर जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाने लगे। तो जब इंडियन जो है टीचर और प्रोफेसर बन गए तो इन्होंने लिखना शुरू कर दिया और अपने थॉट्स से जो है स्टूडेंट को
प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया और उनमें जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है भरनी स्टार्ट कर दी। मतलब जो स्टूडेंट थे उनको राष्ट्रवाद के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। और एक और बड़ा अच्छा काम किया है उन्होंने, बहुत से टीचर्स ने क्या चूज़ किया कि उन्होंने जो है मदर टंग में लिखना स्टार्ट किया, जो अपने विचार थे वो मदर टंग में लिखना स्टार्ट कर दिए। और उन्होंने जो इंग्लिश लिटरेचर था, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था लिटरेचर, उनके वर्क को भी उन्होंने अपनी मदर टंग में, मतलब अपनी जो लैंग्वेज थी उसमें ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जो है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो जिनको मदर टंग आती थी। तो बहुत सारे लोगों तक नॉलेज फैलता गया। तो यही एक फ़ायदा होता है फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का। आप जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान जो है एक्वायर कर सकते हो, ले सकते हो और उसको जो है दूसरों को भी सिखा सकते हो। तो यहाँ पर जो है जितने भी थे, वो जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और वो जो टीचर्स थे वो दूसरों को अपने थॉट से प्रभावित करते थे। तो जो नेक्स्ट फेज़ है वो है इंडिपेंडेंस का फेज़, जब है हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 से लेकर के 1951 के बीच में, ठीक है। तो वो जो मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म के टाइम में जो टीचर्स थे उन्होंने इतिहास बदलने की कोशिश कर दी थी। टीचर्स ने जो है जो नेशनलिज्म की जो पॉलिटिक्स थी वो शुरू कर दी थी, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को जो है जागरूक करके, उनको जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता करके। इन्हीं के वर्क से, मतलब जो अंग्रेज़ों का वर्क था, इन्हीं के वर्क से वो लोग चीज़ें सीखते थे और उनको जो है आगे लोगों को सिखा देते थे, अपने स्टूडेंट को सिखा देते थे। जैसे इंडिपेंडेंस क्या होती है, इंडिपेंडेंस के बारे में बताया कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इंडिविजुअलिटी क्या होती है, डिग्निटी क्या होती है, सम्मान क्या होता है, और ये जो है हर इंसान के पास होना चाहिए, और कितनी इम्पोर्टेंस होती है इन सब चीज़ों की। मतलब इसमें क्या हुआ कि उन्हीं की भाषा में सीखी हुई चीज़ों को, चीज़ों से उन्हीं की बैंड बजाना शुरू कर दिया। तो उन्हीं की भाषा को जो है उन्हीं के खिलाफ यूज़ किया और एज़ अ टूल यूज़ किया, दूसरे लोगों को जागरूक करने के लिए उन्हीं की भाषा से चीज़ें लेकर के लोगों को सिखाई। तभी लोग जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हुए और उन्होंने जो है उनको जो है आज़ादी का महत्व बताया, और लोगों ने जो है जागरूक होने के बाद बहुत सी मूवमेंट में जो है हिस्सा लिया। बहुत सारे जो भी जो बहुत सारी इंडिया में मूवमेंट चल रही थी उस टाइम की, उनमें उन्होंने भाग लिया और अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और उसके बाद हमें जो है इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, टीचरों ने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। इसके बाद जो फोर्थ फेज़ है वो है नियो कॉलोनियलिज्म, जो कि 1950 से लेकर के 1980 तक का पीरियड है। इसको जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत से जो पॉपुलेशन थी उन्होंने जो है हायर एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये जो फोर्थ फेज़ है इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हो गई, ताकि वो लोग जो है हायर स्टडीज़ कर सके बहुत आराम से। तो उसके बाद क्या हुआ, हर किसी के लिए डेमोक्रेसी के दरवाजे खुल गए। तो अब जो ब्रिटिश लिटरेचर था उसकी वैल्यू जो है इतनी ज़्यादा नहीं रही, ठीक है। जो अमेरिकन लैंग्वेज थी उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ने लग गया उसके बाद, जैसे ही इंडिया को जो है इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद। तो क्योंकि जो अमेरिका है वो सुपर पावर बनने लगा था। तो हम देखते हैं कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं, जो लिटरेचर वाले बच्चे हैं, कि अमेरिकन इंग्लिश पढ़े या फिर ब्रिटेन की इंग्लिश पढ़े, ठीक है। तो लेकिन हमें कहा जाता है कि ब्रिटेन की इंग्लिश को ही फॉलो किया जाए, क्योंकि हम लोगों को जो बेस है वो ब्रिटेन की इंग्लिश के ऊपर है। तो अमेरिका की इंग्लिश जो है आज पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रही है, दुनिया पर राज कर रही है। और ये वो समय था जब जितने भी जो स्टूडेंट थे उनको ग्रांट्स मिल रही थी, फेलोशिप मिल रही थी, उनको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रांट्स दिए जा रहे थे। और ग्रांट्स किसके द्वारा दिए जा रहे थे? ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी बीसीएल के द्वारा और यूनाइटेड स्टेट इंफॉर्मेशन सर्विस यूएसआईएस के द्वारा। तो ये जो दौर था ये था 1970 का और 80 का। तो इसके टाइम में जो भारत के विद्वान थे उन्होंने जो जर्नल लिखना थे ना, जो जर्नल्स होते हैं उनको इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया था। इतना ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा इंग्लिश का तब तक जो है प्रभाव हो चुका था इंडिया में। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो था वो था कि जो टैली है उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर है, ठीक है, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर होते थे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते थे कि जो इंडियन राइटर्स हैं उनके वर्क को जो है प्रिस्क्राइब किया जाए, सिलेबस में उनके वर्क को डाला जाए। अभी भी वो लड़ाई जारी है इवन।
तो ये जो राइटर हैं, ये जो मतलब प्रोफेसर हैं, ये ही इंडियन राइटर्स को नकारते थे, ये नकारते हैं आज भी। यहाँ के प्रोफेसर है जो वो जो है अमेरिकन और ब्रिटिश लिटरेचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे पहले। और जो अमेरिकन और ब्रिटिश राइटर है उनको उनके आगे जो है इंडियन राइटर्स की वैल्यू नहीं दी जाती थी, इंडियन राइटर्स को वैल्यू नहीं दी जाती थी। क्योंकि और जो है जो इंग्लिश लिटरेचर है और जो अमेरिकन लिटरेचर है वो पढ़ना पहले कंपलसरी होता था। अब आप आज भी देखोगे तो जो ब्रिटेन का ब्रिटिश लिटरेचर है वो उसका आज भी हमें बहुत सारा हिस्सा पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा हिस्सा कवर करवाया जाता है। तो अभी तो यूजीसी नेट ने भी सिलेबस चेंज कर दिया है, उन्होंने जो है इंडियन जो लिटरेचर है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए हैं, अपने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उससे सिलेबस ले लिया है अभी इंडियन लिटरेचर से, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसलिए स्टूडेंट जो है पढ़ना प्रेफर करते थे अमेरिकन और ब्रिटिश लिटरेचर, लेकिन अब ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है अब जा करके, लेकिन तब ऐसा नहीं था, तब जो था अमेरिकन और ब्रिटिश लिटरेचर को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी। और टैली का एक और जो ड्रॉबैक रहा है, टैली जो है एक टैली की बहुत बड़ी कमी रही है कि उन्होंने जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी जो 1980 तक जो मेन कंसर्न था यहाँ की सोसाइटी का, यहाँ की जनता का, उससे कटा रहा, मतलब उनके मुद्दों को अपनी एजुकेशन में नहीं डालता था। वो मेन मुद्दे क्या थे? वो थे करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डिवाइड, पॉवर्टी, हायर क्लास और लोअर क्लास में डिफरेंस, और कास्टिज्म तो है ही है, ठीक है? तो ये सारे मुद्दे थे, इनको जो है टैली ने इंक्लूड नहीं किया था। मतलब ये जो थे टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इन इंडिया में इंक्लूड नहीं थे ये मुद्दे। तो 1980 तक ये जो फोर्थ फेज था इसके खत्म होते होते टैली में जो है कुछ हालत तो सुधरी थी टैली की, लेकिन अदरवाइज बहुत से बदलाव नहीं आया था टैली में। तो ये जो रूप था ये टैली का 1980 तक था, ठीक है? तो ये तो हो गए ये फोर फेजेस जो कि हिस्ट्री के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि आज के दौर में हम पहुंचे हैं, इसके बाद भी तो 30-40 सालों का वर्क है ना, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि टैली में क्या वर्क हुआ है अब, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देख लेते हैं फोर्थ फेज के बाद 1980 के बाद, ठीक है? तो 1980 के बाद जो 1990 का दशक आया, उसमें जो लिटरेचर में थ्योरीज हैं, ठीक है, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया। जो न्यूज थ्योरी आना स्टार्ट हो गई, उन्होंने जो है टैली को बहुत ज़्यादा प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया। जो सबऑल्टर्न की वॉइसेस हैं, मतलब सबऑल्टर्न बहुत एक थ्योरी है, न्यू थ्योरी, आपने पढ़ा होगा स्पीविक की, तो ये इंडियन राइटर है। सबअल्टर्न बोलते हैं वो आवाज़ें जो दबी आवाज़ें होती हैं, जैसे फेमिनिज्म, मतलब जो औरतें हैं उनकी आवाज़ों को कोई नहीं सुनता था पहले, ठीक है, जिनको सुना नहीं जाता था, अब वो आवाज़ें सुनी जाने लगी। जो कुछ मुद्दे थे उस टाइम के जो कि ट्रेंड में होते थे वो भी एकेडमिक्स में डिस्कस होने लगे, ठीक है, जो सिलेबस में जो है डिस्कस होने लगे और शामिल होने लगे। मतलब जो सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी उनमें उस समय के उन मुद्दों को कंसीडर किया जाने लगा, उनको जगह दी जाने लगी, उनको डिस्कस किया जाने लगा, उन मुद्दों पर जो है बातें होना शुरू हो गई, ठीक है, वो मुद्दे जो है बाहर आना स्टार्ट हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो न्यू थ्योरीज आई, उसके बाद न्यू थ्योरीज और ज़्यादा न्यू थ्योरीज आने लगी, लेकिन ये जो न्यू थ्योरीज थी ये ब्रिटेन से नहीं, जबकि एक टाइम पे ब्रिटेन जो था लिटरेचर का सेंटर माना जाता है, लिटरेचर ब्रिटेन से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्या था, ब्रिटेन की तरफ से वो थ्योरीज नहीं आ रही थी, बल्कि वो कहाँ से आ रही थी? नॉर्थ अमेरिका, फ्रांस, यूएसए, रशिया, तो ऐसे ऐसे देशों से, बाकी और देशों से उभर के न्यू न्यू थ्योरीज आ रही थी जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी। तो ये थ्योरीज धीरे धीरे इंडिया में भी पहुंचना स्टार्ट हो गई, और इन्होंने जो है मतलब चीज़ों को देखने का एंगल चेंज कर दिया इंडिया में लोगों का। जो लोग थे उन्होंने चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की स्टार्टिंग कर दी, न्यू पर्सपेक्टिव से। तो क्या क्या हुआ इसमें? इसमें क्या हुआ कि टीचिंग का लेवल भी बदल गया, जो टैली है उसमें भी टीचिंग का लेवल, और बहुत जगह पे टीचिंग का लेवल बदल गया। इसने हेल्प किया टैली को लिबरल होने में, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है डेवलप करने में, न्यू पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने में, जो पुराना था उन व्यूज़ को जो है, उन बेड़ियों को तोड़ने में हेल्प की।
ये जो न्यू थ्योरीज़ थी, अब जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा अलग तरीके से देखने लग गई थी सारी दुनिया। जैसे कौन-कौन सी थ्योरीज़ आई, जैसे कॉन्टिनेंटल थ्योरीज़ हो गई, फेमिनिस्ट थ्योरीज़ हो गई, पॉलिटिक्स की थ्योरीज़ हो गई, जैसे मार्क्सिज़्म हो गया, ठीक है? तो उसको हर जगह पढ़ाया जाता है, पॉलिटिक्स हो, हिस्ट्री हो, चाहे वो लिटरेचर हो, मार्क्सिज़्म अगर आपको पता होगा। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो सारी दुनिया में इन थ्योरीज़ का प्रभाव बढ़ने लगा, तो इंडिया में भी इनका प्रभाव बढ़ने लगा। और इंडिया में भी एक रेडिकल रीथिंकिंग, मतलब एक रेडिकल तरीके से सोचना शुरू हो गया। हमने चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर दिया, और हमने जो लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स है उसको समझने की कोशिश की, हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाया। तो आज हम लोग जो इंग्लिश स्टडीज़ पढ़ते हैं, जो इंडिया में इंग्लिश स्टडीज़ है, उसका बीज जो है नाइन जो 1980 और 90 के दशक में उसका बीज बोया गया था। तो 1980 के और 90 के दौरान ही वो बीज बोया गया था, जो हम आज देख रहे हैं। आज जो मॉडर्नाइज़ेशन आया है टेली में और एजुकेशन में, जहाँ कहीं भी। तो अब जो एरा आया हुआ है, जो आज का एरा है, वो जो है इंटरनेट का एरा है। मतलब नॉलेज का प्रसार बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है और बहुत फास्ट हो गया है। जो नए-नए पब्लिकेशन हाउस है, उनको उन तक पहुँच पाना, उनको एक्सेस कर पाना बहुत ज़्यादा संभव हो गया है। और न्यू-न्यू वेबसाइट के थ्रू हम लोग जो है नई-नई चीज़ों को पढ़ रहे हैं, नया-नया नॉलेज ले रहे हैं। हम जो है मतलब अगर हमें बुक नहीं खरीदनी हो, तो हम जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो जो हर तरह की अलग-अलग थ्योरीज़ जो है, अलग-अलग दुनिया के कॉर्नर में डेवलप हो रही है, लोग उनको जान पा रहे हैं, उनको उनको मतलब उन तक एक्सेस हो रही है वो थ्योरीज़। जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, उन पर किन चीज़ों में ज़ोर दिया जा रहा है, उन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पर ज़ोर दिया जा रहा है, ये सारी बातें आज जो है इंडिया तक बहुत जल्दी पहुँच रही है। और लोग जान पा रहे हैं वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, मतलब जो 10 मिनट पहले चीज़ हो रही है, उसका पता चल रहा है। तो हमारा जो इंडियन एकेडमिक जो कम्युनिटी है, उनमें उनके लिए भी चीज़ों को जो है उनके लिए भी चीज़ों का यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ईज़ी और क्विक हो गया, आसान हो गया है, बहुत जल्दी हो गया। और ये नए-नए बदलाव आने के बाद टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है। उनको जो है नई-नई थ्योरीज़ जो आ रही है, उनसे जो है उनको वाकिफ़ होना पड़ रहा है, उनके बारे में उनको जो है जानना पड़ रहा है, उनके बारे में पढ़ना पड़ रहा है, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, उनके साथ चलना पड़ रहा है। और ये जो थ्योरीज़ हैं, इनके आने के बाद, ये जो नई थ्योरीज़ आ रही है, इनके आने के बाद जो है इन इंग्लिश लिटरेचर का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल जो है इंग्लिश लिटरेचर में जो है थ्योरीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, और थ्योरीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जिस व्यक्ति को थ्योरीज़ आती है, जिस व्यक्ति को थ्योरीज़ का नॉलेज होता है, उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इवन नेट के पेपर में भी जो है जो कल्चरल थ्योरीज़ है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो इंडियंस थ्योरीज़ हैं, ठीक है? तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रेडिशनल लिटरेचर से थोड़े कम आ रहे हैं। तो ये जो था, ये कंटिन्यू आज हम लोग जिस एरा में पहुंच गए हैं, वहाँ पर थ्योरीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैंने आपको जो है टैली को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हुई है। तो टैली ये था, टैली का पूरा जितनी भी नॉलेज थी, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।